हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, यानी कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं, उसको विभाजित मतलब अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होगा? उसका जो सबसे छोटा कण होगा, जहाँ पे वो तो मतलब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो टूटना बंद हो जाएगा। ठीक है, वही जो सबसे छोटा जो कण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा क्या है? अगला अणु। अणु क्या होता है? पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, और परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जो हमें जानकारी दी थी वो दी थी महर्षि कणाद ने। ठीक है, अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके जो सिद्धांत होते हैं, वो जिस सिद्धांत पर आधारित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम बोलते हैं। यह अभिक्रिया जो होती है वो लाइब्जिया पाउस्ट के अनुसार हमें दी गई है नियम। ठीक है, इस नियम में क्या बोला गया है कि इन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को ही रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक है, इसके जो नियम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जैसे पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, जो हमारा पहला है क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले इसे देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है ना ही हम इसे बना सकते हैं ना ही हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। हम बस हम इसको स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। बस किसी चीज़ से किसी चीज़ में बदल सकते हैं, बट इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें जो हमारा जो उत्पाद बना है, मतलब जो हमने अभिकारक लिए हैं, वो उनका द्रव्यमान और उसके बाद उससे जो उत्पाद बनेगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा। यानी कि हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2H+O क्या बन गया? H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? जल। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो ये 2 को जब हम 1 से गुणा करेंगे प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16। इधर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस हमारे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा? 18। देन इधर भी हमारा आ गया 18। तो क्या हुआ? दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर हो गया। ये हमारा क्या है? अभिकारक और ये है उत्पाद। ठीक है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अभिकारकों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे इसमें है क्या? स्थिर अनुपात का नियम, और इसे हम निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसमें लिखा है किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी कि यौगिक के जो तत्व होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वह एक निश्चित अनुपात में होता है। इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनमें वह मिलकर निर्मित हुआ है तथा इन तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात सदैव समान होंगे, फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है H2O, H और O का अनुपात क्या होगा? 2/2:16। और इसको हल करेंगे क्या आएगा हमारा? 1:8। ये जो हमारा होगा अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। यानी कि हम ले सकते हैं H2O, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 9 ग्राम लेंगे तो वो हमारा कितना होगा? 8 ग्राम। सॉरी, H2O अगर यहाँ पे 9 ले रखा है तो जिसमें H है हमारा वो 1 ग्राम होगा और ऑक्सीजन हमारा 8 ग्राम होगा। तो फिर हमारा क्या बन जाएगा? 1:8। ऐसे हम ले सकते हैं NH3 मतलब कि अमोनिया। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका होता है 14:3।
ठीक है। इसी प्रकार किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसमें क्या होता है, डाल्टन का वह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है। जो डाल्टन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित होता है, रासायनिक संयोजन के नियम पे। रासायनिक संयोजन के नियम क्या आते हैं हमारे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम के युक्ति संगत व्याख्या की, मतलब जो ये दो नियम है वही हमारे क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत है। ठीक है। इसमें आगे क्या दिया हुआ है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित। ठीक है। इसमें क्या है, पहला पॉइंट है हमारा, सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब जो भी यौगिक है, मिश्रण है, वो क्या होते हैं, वो सूक्ष्म जो कण होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं। वही क्या होते हैं, हम जिन्हें हम परमाणु बोलते हैं। सूक्ष्म कण जो होते हैं जिन्हें हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया से न तो सर्जित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ही उनका ना तो सर्जन किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नाश हो सकता है, यानी कि ना ही उन्हें खत्म किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, दिए गए तत्व को सभी परमाणु का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब जो हमें तत्व दिए गए हैं उन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा और रासायनिक जो गुणधर्म होंगे उनके क्या होंगे, वो बराबर होंगे। ठीक है। यहीं पे हमारा आगे क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब यानी कि पहला हमारा पॉइंट क्या था, अगर परमाणु का द्रव्यमान एक समान है, एक तो क्या होंगे, वो एक समान होंगे उनके गुणधर्म। एक ही टाइप के अगर परमाणु है तो अगर उनके तत्व अलग अलग है तो उनके क्या होंगे द्रव्यमान, तो उनके गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात के संयोग का एक योग निर्मित करते हैं। यानी कि जो तत्व होते हैं भिन्न भिन्न, वो परमाणु में परस्पर छोटी जो पूर्ण संख्या होती है उसके अनुपात के संयोग का यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। ठीक है। इसमें आगे क्या लिखा है, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार कितना छोटा होता है, हम इसे देखते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु, किसी जिसकी हम कल्पना में तुलना भी नहीं कर सकते, उतने छोटे होते हैं। यानी कि हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते। ठीक है। इनकी त्रिज्या क्या होती है, 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर। जैसे कि हम देख सकते हैं 1/, अब 10⁻⁹ है तो इसका मतलब 0 भी कितनी होंगी हमारे पास, 9 होंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारा क्या होगा, 1 नैनोमीटर। ठीक है। 1 मीटर बराबर हमारा क्या होगा, 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है। आगे क्या लिखा है, कुछ परमाणु के सापेक्ष आकार त्रिज्या में हमें बता रखी है। इनकी जो त्रिज्या है हमें बता रखी है क्या, ये उदाहरण कुछ ले सकते हैं। हाइड्रोजन का क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, और जल अणु का क्या है, 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन का क्या है, 10⁻⁸ मीटर। रेत के कण का होगा 10⁻⁴ मीटर, और चींटी का होगा 10⁻⁻2 मीटर, और तरबूज ले सकते हैं उसकी हमारा क्या है, 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं क्या, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है। ठीक है। डाल्टन ने क्या किया है, तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया है। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। यानी कि जो उन्होंने प्रतीक बनाया है वो एक निश्चित मात्रा की ओर दर्शाता है। अर्थात एक प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर जो हमने कोई तत्व है, अगर वो प्रतीक को दर्शा रहा है, मतलब उस तत्व का जो एक परमाणु होगा उसको वो दर्शा रहा है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में ये मतलब जो बनाए हुए हैं ये प्रतीक है और ये तत्व है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता है। यानी कि जो तत्व है उनका जो इंग्लिश में नेम होता है उनके आगे के जो मतलब आगे जो अक्षर होते हैं उनको प्रदर्शित किया है। प्रारंभ में तत्वों के नामों को व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से
की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे, यानी कि कुछ तत्व के नाम उन नामों के ऊपर रखे गए जहाँ वो मिले थे हमें। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कॉपर, उसका नाम जो रखा गया है वो साइप्रस के नाम पे रखा गया है, उससे व्युत्पन्न हुआ था। ठीक है, कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया, मतलब कुछ तत्वों का नाम उनके रंगों के हिसाब से रखा गया। उदाहरण के लिए स्वर्ण यानी कि गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या आधुनिक नाम पद्धति अभी आई कहाँ से, आजकल जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC तत्वों के नाम से स्वीकृति प्रदान करती है। मतलब जो हमारी एक यूनियन है वो क्या करती है, तत्वों को, जो हम तत्व ढूंढते हैं उसकी जो स्वीकृति होती है वो यही यूनियन देती है। ठीक है, अधिकतम तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। जो तत्वों के जो प्रतीक बनाए जाते हैं, जो हम तत्व लिखते हैं, उनका जो नाम होता है, उनकी जो स्टार्टिंग के दो अक्षर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उन्हीं के नाम से उनका प्रतीक बना देते हैं। ठीक है, किसी यौगिक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर तथा दूसरे अक्षर को छोटे में लिखते हैं। मतलब यानी कि हम कोई उदाहरण ले सकते हैं एल्युमिनियम, तो उसका जो पहला अक्षर होगा A वो हमारा कैपिटल होगा और जो दूसरा होगा वो हमारा स्मॉल होगा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं क्या, हाइड्रोजन का H, एल्युमिनियम का Al और कोबाल्ट का CO, यानी कि इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, कैपिटल लेटर है और सेकंड अक्षर क्या है हमारा, स्मॉल लेटर है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ आधुनिक नाम पद्धति। IUPAC द्वारा स्वीकृत तत्वों के जो चिन्ह है वो इस तरह से हैं, जैसे एल्युमिनियम का Al, आर्गन का AR, ब्रोमीन का Ba, बोरियम का Ba, ब्रोमीन का Br। ऐसे ही हमारे कुछ तत्व हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या, परमाणु द्रव्यमान। अब वो क्या होता है, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। मतलब जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हमारा जो तत्व होता है उसके परमाणु का कोई भी एक जो परमाणु होता है, मतलब उस तत्व का, उसका जो द्रव्यमान होगा उस परमाणु का वो द्रव्यमान कहलाएगा, उसका जो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, 1961 वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU या U को परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना। मतलब कि IUPAC में जो परमाणु का द्रव्यमान की जो इकाई है उसका जो मापक है क्या माना, AMU या फिर U। AMU का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान, एक C12 समस्थानिक के 1/12 हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एक तरबूज ले लेते हैं, उसके 12 हिस्से कर लेते हैं, उसका जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा, वह परमाणु द्रव्यमान की इकाई होगी। ठीक है, हम एक उदाहरण से समझते हैं, वो कैसे, जैसे हमारा जो एक U होता है वो किसके बराबर होता है, 1/12 गुणा C12 के एक समस्थानिक का द्रव्यमान होता है। ठीक है, एक U का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम इसको नापेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे हम परमाणु ले सकते हैं, H का एक परमाणु H लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का एक परमाणु लेंगे, तो एक तरफ हम क्या लेंगे, हम C12 का 1/12वां हिस्सा लेंगे। वैसे अगर हम यहाँ पे एक तरफ नाइट्रोजन लेते हैं तो हम उसकी इकाई नापने के लिए क्या करेंगे, दूसरी तरफ 1/12 का मतलब 12वां हिस्सा लेंगे। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं H का परमाणु द्रव्यमान 1U और N का परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा, 14U होगा। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं क्या, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, ये कुछ दिए हुए हैं क्या, हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। ऐसे हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, आगे क्या है, परमाणु। आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या, इसमें लिखा है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, मतलब यानी कि परमाणु का जो अस्तित्व है वो किस प्रकार से है उन्हें हमें बताना है। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। क्योंकि कहने का मतलब है कि कुछ जो तत्व होते हैं, अधिकांश कुछ नहीं, अधिकांश तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जिनकी वजह से वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में रहते हैं। मतलब जिनकी गैस निष्क्रिय होती है वही क्या होता है, निष्क्रिय मतलब जो क्रिया नहीं कर पाती हैं वही गैसें क्या रहती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की गैसें जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है,
परमाणु क्या होता है, आयन और अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें आगे है निष्क्रिय गैसें के परमाणुओं को छोड़ अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर क्या करते हैं, आयन के रूप में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो क्या करती है, परमाणुओं को छोड़कर ज़्यादातर क्या होता है, वो तत्वों में परमाणु या फिर अणुओं के निर्माण करते हैं। ठीक है, परमाणु या फिर क्या करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आगे क्या है, ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह पदार्थ बनाते हैं। मतलब क्या होता है, जो अणु और आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक जो संख्या में क्या होता है, वो पुंजित मतलब एक साथ होकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं अथवा छू सकते हैं। मतलब वो ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अणु। अणु क्या होता है, साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जो अणु होता है वो क्या होता है, जब दो या दो से जो अधिक मतलब जो परमाणु होते हैं, तो जो उनकी संख्या होती है दो या दो से अधिक, उनकी जो संख्या होती है वो आपस में जो जुड़े होते हैं आकर्षण बल के कारण। आकर्षण मतलब क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करना। ठीक है, आकर्षण बल के कारण जो जुड़े होते हैं वह अणु कहलाते हैं। मतलब ठीक है, आगे क्या है, पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। कहने का मतलब है क्या, पदार्थ का जो कण, वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है लेकिन क्या होता है, वो जो रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं वो उसमें भाग वो नहीं लेता है। ठीक है, उसे हम अणु कहते हैं। आगे क्या है, एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। मतलब कि जो तत्व होते हैं वो तत्व के जो परमाणु होते हैं या तो भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं या फिर क्या होता है, परमाणु परस्पर एक ही जैसे होते हैं, तो वो संयोग करके क्या बनते हैं, अणु पर निर्भीत होते हैं। ठीक है, अणु निर्भीत करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इसमें इसी आधार पर अणु को दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो हमें बताया है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, हम अणु को दो भागों में बांट सकते हैं। वो क्या क्या है, एक तरह से परमाणुओं में निर्मित और दूसरे क्या हो गया, भिन्न भिन्न तरह से परमाणु में निर्मित, इन्हें यौगिक भी कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कोई एक ही तरह का हमारे जो तत्व है वो बनता है, वो भी अणु कहलाता है। और कुछ होता है कि अलग अलग तत्व बन के भी एक अणु बनता है। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं यहाँ पे हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा बन के O2 N2 O3 S8 P4 ऐसे बन सकती है। ऐसे ही आगे क्या सकते हैं, अगर हम भिन्न भिन्न तत्व लेंगे उसका भी हमें क्या बनेगा, ऐसे OH2O, यानी कि H अलग है, H और O अलग अलग हो गए, मतलब दो अलग तत्व हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, तो भी क्या बन गया, एक अणु बन गया। ठीक है, हम इस तरह से भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो अधातुओं की आगे हम देखते हैं क्या, परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता क्या होती है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो अणु होते हैं उनकी जो संरचना होती है उसमें से जब प्रयुक्त होते हैं परमाणु, जो उनकी संख्या होती है, मतलब जितने परमाणु वहाँ से प्रयुक्त होते हैं तो क्या होती है, वही संख्या क्या कहलाती है, अणुओं की परमाणुकता कहलाती है। हम उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण में क्या है, कुछ अधातुओं की परमाणुकता, मतलब अधातुओं की जो परमाणुकता है उनके बारे में बताया गया है। आर्गन की क्या है, एक परमाणुकता है। हीलियम की क्या है, एक परमाणुकता है। ऑक्सीजन की परमाणुकता है। मतलब जैसे O2 यहाँ पे है, इसकी परमाणुकता कितनी है, 2 है। ऐसे हाइड्रोजन वाली कितनी है, 2 है। ठीक है, ये कुछ अधातुओं के उदाहरण है। वैसे हम आगे क्या दे सकते हैं, धातुओं के उदाहरण भी ले सकते हैं। परमाणुकता के आधार पर क्या होंगे, सोडियम की क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना। आयन की क्या है, 1 है। एल्युमिनियम की क्या है, वो भी 1 है, 1 परमाणुकता है। कॉपर भी क्या है, 1 परमाणुकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, आयन क्या होता है। ठीक है, एक बार इसे समझ लेते हैं अच्छे से। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों को आयन कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो धातु और अधातु युक्त यौगिक होते हैं उन पे जो आवेशित कण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आयन कितने 2 टाइप के होते हैं, ऋणायन होते हैं और धनायन होते हैं। ठीक है, किसमें क्या है, ऋण आवेशित आयन को क्या बोलते हैं, ऋणायन, जैसे Na+। ऋण आवेशित आयन का मतलब है जिसपे ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, ऋण आवेशित मतलब ऋणात्मक उसमें नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, ऋण आवेशित
कण होगा, ठीक है, ऋणायन होगा। और जिस पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस है, ये माइनस आएगा। अगर यहाँ पे ये माइनस है तो क्या है, ये धन आवेशित कण है, ठीक है। उदाहरण में मैं क्या ले रखा है, NaCl। ओके, इसमें कुछ उदाहरण और आयनिक और यौगिक के कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, वो देख सकते हैं। कुछ आयनिक यौगिक इसमें क्या दे रखा है, CaO और मतलब CaO, इनका मास रेशियो दे रखा है 5:2, ठीक है। ऐसे कुछ उदाहरण है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या, रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं हम उसे समझते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब कहने का है कि जब भी कोई यौगिक होता है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है, उसका जो संघटन होता है, मतलब अलग अलग जो होता है, उसका जो निरूपण, जो हम जैसे बोल सकते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उनको जिस चीज़ से मतलब जिन संकेतों से उन्हें तत्व के जो प्रतीक होते हैं, उनके प्रतीकों के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको संघटन के रूप में लिखते हैं। और उदाहरण आगे क्या है, रासायनिक सूत्र लिखना। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी कि कोई भी यौगिक है, उसमें जो रासायनिक सूत्र हम लिखते हैं किसी भी यौगिक का, तो क्या होता है, जो संघटन होता है उसका प्रतीकात्मक मतलब जो प्रतीक होता है वही उसका, जिससे हम उसको प्रतीक करते हैं, मतलब उसको पता चलता है। जैसे हाइड्रोजन का H से पता चलता है, वैसे जो प्रतीक है इससे हम क्या करते हैं, निरूपण करते हैं रासायनिक सूत्र लिखने के लिए, ठीक है। आगे क्या है, इसके लिए हमें तत्व के प्रतीकों एवं उनकी संयोजकता क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। मतलब जब भी हम कोई रासायनिक सूत्र लिखेंगे तब हम जिस तत्व का हम रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, तो उस तत्व के हमें प्रतीक और संयोजन क्षमता हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, संयोजकता। एक बार समझ लेते हैं कि संयोजकता होती क्या है। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब संयोजकता क्या होती है, जब भी कोई तत्व होता है उसकी संयोजन शक्ति, उसकी क्षमता और तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब उस तत्व की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। मतलब जब हमें कोई रासायनिक समीकरण हमें निकालना होता है, क्या होता है, उसकी संयोजकता के आधार पर ही हम करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार यहाँ हम देख लेते हैं कुछ रासायनिक सरल एवं बहुपरमाणुक आयन, ठीक है। जैसे दे रखी है संयोजकता। अगर किसी आयन की संयोजकता 1 है, ठीक है, एक संयोजकता वाले आयन कौन कौन से होते हैं, उन आयनों के नाम क्या है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। और उसमें आधात्विक तत्व में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडाइड। वैसे ही बहुपरमाणुक आयन जो होते हैं, जिनकी संयोजक क्षमता 1 होती है, वो कौन कौन से हैं, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। वैसे अगर संयोजक क्षमता 2 है तो उनकी आयन कौन से होंगे, वो होंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। वैसे अधात्विक तत्व कौन कौन से होंगे, ऑक्साइड, सल्फर, ठीक है। और बहुपरमाणुक आयन कौन कौन से होंगे, कार्बोनेट और सल्फर। ऐसे आगे क्या है, अगर संयोजक क्षमता 3 है तो वो आयन कौन कौन से होंगे, वो होंगे एल्युमिनियम आयन, ठीक है। और उनके आधात्विक तत्व कौन से होंगे, नाइट्राइड। और बहुपरमाणुक आयन कौन कौन से होंगे, फास्फेट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आवश्यक नियम। मतलब जब हम जो रासायनिक सूत्र लिखते हैं उसके आवश्यक नियम क्या क्या है उसे देखते हैं, ठीक है। आयन की संयोजकता तथा आवेश संतुलित होना चाहिए। मतलब कि जो आयन की जो संयोजकता होती है और उस पर जो आवेश होता है वो संतुलित होना चाहिए। मतलब जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो जो आयन की संयोजकता और आवेश दोनों तरफ हमारा जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए वो हम और आगे से आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उनके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। मतलब कहने का है, जब कोई यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, मतलब कोई यौगिक बनता है धातु और अधातु के संयोग, मतलब धातु और अधातु के मिलने से जब कोई यौगिक बनता है तो क्या होता है, उसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए जो उनके प्रतीक होते हैं उनके मदद से हम एक रासायनिक सूत्र लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl और आयरन सल्फाइड क्या होगा Fe2O, ठीक है। आगे क्या है, बहुपरमाणुक
बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। यानी कि जब हम एक ये लिखते हैं तो क्या मतलब रासायनिक समीकरण लिखते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोष्ठक होता है, कोष्ठक मतलब पहला ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, उसको ही कोष्ठक बोलते हैं। क्या करते हैं, जो आयन में सबसे पहले कोष्ठक को रखते हैं किसमें, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों के आयन को, जो यौगिकों के आयन होते हैं उनको क्या करते हैं हम पहले कोष्ठक में रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अनुपातों की संख्या जो दर्शाते हैं उनको हम बाद में रखते हैं। मतलब जैसे HO2 ये जो भी है 2 जो अनुपातों की संख्या दर्शा रहा है उसको हम क्या रखेंगे, बाद में रखेंगे, ठीक है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि NH4 का होल ट्वाइस SO4, इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, सरल यौगिक के सूत्र, उसमें क्या दिया हुआ है, दो भिन्न भिन्न तत्वों के निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। मतलब कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं वो एक यौगिक बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक द्विअंगी यौगिक कहलाता है, ठीक है। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटन तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। यानी कि जो आणविक यौगिक होता है उनके जब रासायनिक सूत्र लिखना होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, तत्वों के जो प्रतीक होते हैं उसको, उनकी जो हम संयोजकता होती है उसको लिखते हैं, ठीक है। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, संयोजकता परमाणु की संयोजकताओं का क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। देखो आप एक ये उदाहरण है, उससे अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम क्या करेंगे, जो तत्व के जो प्रतीक है उसको लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, H और Cl तत्व के प्रतीक हो गए। उसके बाद हम इनकी संयोजकता लिखेंगे, H की कितनी होती है, 1 होती है, Cl की भी कितनी होती है, 1 होती है, और इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा HCl, ठीक है। यही हमारा क्या बनेगा, रासायनिक सूत्र, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, क्या, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, ठीक है। वो क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड का ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, ठीक है, फिर S लिखा, फिर इनकी संयोजकता लिखी, सल्फर की और हाइड्रोजन की। सल्फर की कितनी होती है, 2, तो इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, H2 और S, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, नहीं सॉरी, ये हमारे होंगे, आगे क्या है, बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, ठीक है। हम ले सकते हैं क्या, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, ठीक है। वो क्या होगा, NaNO3, उसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तत्व के प्रतीक क्या होते हैं, NaNO3, ठीक है। अवशेष में क्या होता है, जैसे Na पे हमारा क्या होता है, प्लस का 1 होता है, और NO3 पे क्या होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है। उसका सूत्र कैसे बनेगा, NaNO3, ठीक है, ऐसे बनेगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्राइड का सूत्र कैसे बनेगा, CaOH होगा हमारा इसमें कैल्शियम और हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। उसको हम कैसे बनेंगे, Ca और OH लिखेंगे, इनका तत्व के जो प्रतीक है वो लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इनके आवेश लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कैल्शियम हाइड्राइड का जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस है, न कि ये CaOH मतलब 2 है, यानी कि ये नहीं है, CaOH2 लिखोगे तो ये सोचो ये यही है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कोष्ठक को उपयोग करते हैं। मतलब जो ये जो है, ये जो आयन है ये 2 या 2 से जब अधिक होते हैं, मतलब जब यहाँ पे 2 आया उसको पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है ना, सिर्फ एक को तो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोष्ठक में ले लेंगे, तो हमारा सूत्र ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे क्या है, आणविक द्रव्यमान। अब यह है क्या होता है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। कहने का मतलब है, पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है तो उसके जो सभी संघटन होते हैं परमाणुओं के, उनके जो द्रव्यमान होते हैं, मतलब जो परमाणु का संघटन मतलब अलग अलग हुए, उन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा निकलेगा, जो हमें उन द्रव्यमान को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे क्या होगा, वो आणविक द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार के अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान होता है जिसे हम परमाणु द्रव्यमान इकाई U के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त
करते हैं। ठीक है, आगे क्या है इसमें, आगे है एक उदाहरण है, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमारा कितना होता है AQ, तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमारा कितना होता है 16U। ठीक है, इसमें आगे क्या लिखेंगे, अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान हमारा क्या होगा, वो होगा 2, मतलब जब हमारे यहाँ क्या हमारा H2O है ना, इसका निकालना है। ठीक है, H की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू हमारा ये 2 है वो आ जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे O कितने हमारे 1 है, और इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, तो हमारा कितना आएगा 18U। ठीक है, इस तरह से क्या निकलता है, एक आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आगे क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब ये क्या होता है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। यानी कि किसी पदार्थ का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, वो जो संगठन होते हैं परमाणुओं के, तो उन परमाणुओं का जो द्रव्यमान निकलता है, उनका जो योग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया था। यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान जब निकालते हैं वो उसी तरह से निकालते हैं, इससे पहले हमने अभी ये निकाला क्या, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अंतर केवल इतना ही है कि यह हम यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके आयन होते हैं। मतलब अंतर जो छोटा सा है कि इसमें हम क्या करते हैं, उसमें सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं, उस पदार्थ की सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसमें आयन होते हैं, जिसमें नहीं होते उसका हम नहीं करते हैं। ठीक है, उदाहरण ले सकते हैं क्या, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है उसके इकाई द्रव्यमान क्या, मतलब सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है CaCl2। ठीक है, कैल्शियम, और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40U। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5U। अतः हम CaCl2 का सूत्र जब इकाई द्रव्यमान निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा Ca कितना है 1 है, इंटू हमारे कितना निकलेगा, इनका परमाणु द्रव्यमान जो हमारा कितना है वो है 40, प्लस या Cl कितना है हमारा 2, इंटू हमारा जो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है कितना है हमारा 35.5। तो हमारे कैसे निकालेंगे, इसको हम सिंपल ऐसे करेंगे, और इसको गुना करेंगे 40 प्लस, अब 2 को हमने 35.5 से गुना करेंगे, कितना हमारा आएगा 71। ठीक है, इजिकल टू जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 7 8 9 10 11, हो जाएगा 11, 111U। ठीक है, इस तरह से होगा। आगे क्या है, कार्बन परमाणु का जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु। ठीक है, और क्या हो सकता है 12 ग्राम कार्बन, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, और ले सकते हैं हम हाइड्रोजन परमाणु के 1 जो मोल होता है वो किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु। ठीक है, इसी प्रकार कुछ इस प्रकार ये भी हमें दिए गए हैं। ठीक है, आगे हमें क्या दिया हुआ है, मोल, एवोगैड्रो संख्या तथा द्रव्यमान के बीच संबंध हमें निकालना है। ठीक है, क्या होगा, आगे क्या है, मोल संकल्पना। वो क्या है, जैसे मोल और एवोगैड्रो संख्या कौन सी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कणों, जैसे परमाणु, कण क्या हो सकते हैं परमाणु, अणु या फिर आयंस हो सकते हैं। ठीक है, उनका समूह हो सकता है। ठीक है, 1 मोल परमाणु के बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु, और 1 मोल अणु के बराबर क्या होगा, बराबर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु। ठीक है, उदाहरण ले सकते हैं क्या, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, 1 मोल हमने लिख दिया पूरा। एवोगैड्रो संख्या हमारी ये जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है वो क्या है, एक एवोगैड्रो संख्या है। ठीक है, इसे हम एवोगैड्रो संख्या मतलब इसे हम क्या भी कह सकते हैं, एवोगैड्रो स्थिरांक भी कह सकते हैं, जिसको NO से निरूपित करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमोडियो एवोगैड्रो के नाम सम्मान में रखा गया है। ठीक है, आगे क्या है, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके ग्राम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर
होगा। ठीक है, अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान किसी भी परमाणु के 1 मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। ठीक है, यानी कि मोलर द्रव्यमान 1 मोल पदार्थु कणों का द्रव्यमान। ठीक है, मतलब यानी क्या सकते 1 मोल द्रव्यमान बराबर क्या होगा हमारा 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान, या फिर मोल द्रव्यमान हम दे सकते क्या 6.022 इंटू 10⁻23 पदार्थ कणों का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए क्या हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है AQ है, जबकि इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है 1 ग्राम बटे, उदाहरण है क्या हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान AQ है, जबकि इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 1 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14U है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 14 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, वैसे ही ये कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सूत्र हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इनके आधार पर क्या है महत्वपूर्ण जो हमारे सूत्र वो क्या है मोल की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा दिया गया द्रव्यमान यानी कि M और मोल द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, ठीक है, वो भी M होगा। स्मॉल m बटे क्या है हमारा M। ठीक है, मोल जब मोल की संख्या निकालेंगे तो वो भी हम कैसे निकालेंगे, उसको हम n से डिनोट करते हैं। उसको हम कैसे निकालेंगे दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा मोल की संख्या में क्या है m इज इक्वल टू n अपॉन m बटे m इज इक्वल टू n अपॉन n 0। ठीक है, m इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा n इंटू m अपॉन n 0, मतलब जो हमारा ये m है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, वो तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान निकल जाएगा। इसमें और एक सूत्र ये भी है किसी यौगिक के मौजूद परमाणु का प्रतिशत, वो हम कैसे निकालेंगे उक्त तत्व का द्रव्यमान जो भी हम दिया गया उसका द्रव्यमान और यौगिक का द्रव्यमान निकालेंगे, इनको हम कर देंगे 100, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप जब क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।